दाना पानी अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी मन विच मुर्शिद लाई हो नफी इसबात दा पानी मिलिया हर रगे हर जाई हो। मैंने उस पौधे की नफी इसबात के पानी से आबियारी की। नफी ला इलाहा इसबात इल्लल्लाह और इसकी खुशबू को अपने हर रगो रेशे में बसा लिया। गामू माशकी की बुलंद आवाज हर रोज की तरह उस सुबह भी झोंक जीवन की फजाओं में दूर तक कोयल की कूक की तरह गूंज रही थी। वो हक बाहू का कलाम पढ़ना शुरू हुआ था। हर रोज की तरह फजर के बाद गांव के कुएं पर चरखी के साथ अपनी मश्क बांधकर कुएं में फेंकते हुए गामू बड़े जज्बे से वो कलाम शुरू कर देता था। पीर मिले ते पीड़ न जावे ओ पीर की करना हो जिस मुर्शिद थे रुशद न होवे ओ मुर्शिद की करना हो। कुएं की चरखी गर गर करके घूमती जा रही थी और उस पर लिपटी रस्सी मश्क के वजन से खुलती जा रही थी और गामू चरखी को और तेजी से घुमाता हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह का कलाम बड़े जज्बे से पढ़ता हुआ किसी और जहां पहुंचा हुआ था। न उसे कुरान आता था न हदीस, बस आता था तो हक बाहू का कलाम जो उसने अपने बाप को सुन सुन कर रटा था। बचपन में कभी माँ बाप ने कुरानी कायदा पढ़ाया था और पहले सिपारे से पहले ही बाप की मौत ने गुलाम मोहम्मद के हाथ में सिपारे की जगह पानी की मश्क पकड़ा दी जो उसके कद से भी बड़ी थी और वो गुलाम मोहम्मद से गामू माशकी हो गया और ये काम उसने बड़ी खुशी खुशी अपने सर लिया था। वो जद्दी पुश्ती माशकी था। बाप दादा भी यही काम करते थे और उसे भी बाप के साथ बचपन ही से गांव के कुएं पर जाकर चरखी घुमाना और मश्क भरना अच्छा लगता था और उससे भी ज्यादा मजे का काम उस पानी की मश्क से पूरे गांव के घरों के मटके और बर्तन भरना था और फिर गलियों की सूखी मिट्टी पर पानी छिड़कना और सूखी मिट्टी का यूं नम होकर जमीन पर बैठना जैसे वो उस पानी के लिए ही तरसी हुई हो। गामू 3 साल की उम्र से बाप के साथ साथ सुबह सवेरे अपने नन्हे कदमों से किसी बड़े की तरह चलते हुए झोंक जीवन के उन 50-60 घरों के दरवाजे दरवाजे जाता था। उसका बाप पानी छिड़कता, हक बाहू पड़ता जाता और वो कलाम नन्हे गुलाम मोहम्मद के जहन में जैसे नक्श होता गया था। उसके बाप की कूक में हूक नहीं थी और गामू की आवाज में हूक ही हूक थी। जिस हादी थी नई हिदायत ओ हादी की करना हो मुर्शद ऐन हयाती बाहू लूनू विच समाया हो। मश्क कुएं की तह में पानी से टकराई थी और चरखी घूमना रुक गई। हल्के अंधेरे में भी गामू को पता चल गया था कि मश्क पानी से टकरा गई थी और पानी में डूबते हुए उस पानी को अपने अंदर समो रही थी। गामू कुएं के किनारे खड़ा बगैर देखे भी जैसे सब देख रहा था। कितनी देर में मश्क पानी तक पहुंचती, कितनी देर में पानी से भर जाती और फिर कब वापस खींच लेनी थी। चरखी के गिर्द लिपटी बाकी मादा रस्सी यकदम खुलकर तन गई थी। गामू को पता था अब उसे मश्क वापस खींच लेनी थी। कीती जान हवाले रब दे ऐसा इश्क कमाया हो मरण थी पहले मर गए बाहू ता मतलब नु पाया हो। पो फट रही थी जब गामू मश्क खींच रहा था और चरखी उसी गर गर की आवाज के साथ अब उल्टा घूमते हुए रस्सी को लपेट रही थी। जब तक मश्क कुएं से बाहर आई, गांव के चंद आवारा कुत्ते हर रोज की तरह प्यास से हाँफते कांपते जुबानें लटकाए कुएं के पास जमा हो गए थे। वो गामू पर कभी नहीं भौंकते थे क्योंकि सुबह शाम वही था जो मश्क कुएं से निकालकर सबसे पहले कुएं के पास बने एक गड्ढे में उनके लिए पानी डालता था। वो कुत्ते गामू से भी पहले उस गड्ढे के गिर्द इकट्ठे हो गए थे। मश्क से छलकता ठंडा पानी उस गड्ढे में गिरने लगा और तब गिरता ही गया जब तक आखिरी कुत्ता भी अपनी प्यास बुझाकर हट नहीं गया था।
जांदा मुर्शिद का सदड़ा तामी बेपरवाही हो राती जागियां की होया जे मुर्शिद जाग न लाई हो। झोंक जीवन की सुबह और शाम गामू माशकी के पानी और हक बाहू के कलाम से होती थी। नमश का पानी खत्म होता था, न गामू की आवाज का सोस, न उसकी हूक। जो भी गामू को सुनता था वह सुनता ही रह जाता था। वो उस गांव का पाइट पाइपर था जो सुबह सवेरे पानी भरता, छिड़काता, प्यास बुझाता, पूरे गांव के चरिंद परिंद को अपने पीछे लगाए फिरता रहता था। गांव का पत्ता पत्ता, बूटा बूटा, जैसे गामू की आवाज, उसके पैरों की चाप, उसकी मश्क से छलकते पानी की महक और मिठास को पहचानता था। वो कुत्ते कुएं पर गामू की मश्क से पानी पीते, फिर गामू के साथ साथ पूरे गांव में तब तक घूमते फिरते जब तक गामू मश्क भर भर कर गांव की गलियों में फिरता रहता। और फिर जब वो अपने घर चला जाता तो वो भी लौट जाते और फिर शाम को फिर कुएं पर गामू के इंतजार में बैठे मिलते। गामू रास्ते में आने वाली हर मखलूक को पानी पिलाने खड़ा हो जाता था और कई बार गांव की औरतों की झिड़कियां सुनता, जिनके घर वो इसलिए देर से पहुंचता था क्योंकि उसकी मश्क बार बार भर के खत्म हो जाती थी। पर गामू के माथे पर कभी बल आया, न उसके होंठों से कभी हंसी छूटी। छोटे कद का दुबला पतला मामूली सूरत का सांवला गामू पानी ढो ढो के उस गांव के लोगों का रास्ता बन गया था, जिससे पानी भरवाते पीते कोई भी कुछ भी पूछ लेता, कुछ भी कह देता। दिल के अंदर के राजों से लेकर जहन के पर्दों पर बनने वाली यादों तक गामू माशकी से किसी का कोई पर्दा नहीं था। दिल से किसी का क्या पर्दा। वो झोंक जीवन की रगों में पानी खून की तरह पहुंचाता। झोंक जीवन का दिल ही तो था। कुएं से मश्क उठाता वो सबसे पहले गांव के कब्रिस्तान में कब्रें तर करने जाता था। ये भी उसने अपने बाप से सीखा था। अपने माँ बाप और रिश्तेदारों की कब्रों पर पानी छिड़कते छिड़कते गामू सारी ही कब्रों को तर करने लगता था, क्योंकि गीली कब्रों के दरमियान सूखी कब्रें यूं गामू का मुंह चढ़ाती थी जैसे उसने सबको पानी पिला दिया हो और किसी को छोड़ दिया। और गामू कहाँ किसी को छोड़ने वाला था। वो जिनके खानदान वालों की कब्रें थी, वो आए ना आए गामू जरूर आता, कब्रें ठंडी करता, पूरे कब्रिस्तान में पानी छिड़क कर चला जाता। और जहां जहां किसी ने कब्र पर परिंदों के लिए दाना और पानी के प्याले रखे हुए होते, वहां भी पानी भर जाता। वो कब्रिस्तान के बाद सीधा गांव की मस्जिद जाता, वहां घड़े भरता और खुशी से निहाल होता रहता, यूं जैसे वो रब के सोहने घर में पानी देने आया होता। गांव की उस कच्ची पक्की मस्जिद में कोई नमाजी आता ना आता, गामू पानी डालने जरूर आता। कब्रिस्तान में लगे मोतिये के पौधों से मोतिये के फूल तोड़कर वो मस्जिद के पानी के घड़ों के पास छोड़ जाता। किसी और ने मस्जिद में झाड़ू न लगाया होता तो वो झाड़ू लगाने खड़ा हो जाता। और मस्जिद के बाद वो सबसे पहले गांव के चौधरियों की हवेली जाता था। बगदाद शहर दी ए निशानी, उचियां लम्मियां चीरा हो, तन मन मेरा पुरजे पुरजे, जिवें दर्जी दियां लीरा हो। उस हवेली से गामू को दाने आते थे, वो दाने जिससे उसके घर का चूल्हा जलता था और उसके पेट का ईंधन भी। वो एहसान मंदी और तशक्कुर के लिए वहां पानी ही ला सकता था। इसके बावजूद कि हवेली में हैंड पंप भी लगा था और वहां पिछले अहाते में अपना कुआं भी था, उसे कभी किसी ने हवेली पानी लाने के लिए नहीं कहा था। पर गामू फिर भी वहां जाता और हवेली में वहीं से पानी ले लेकर अंदर बाहर छिड़कता फिरता और हक बाहू का कलाम पढ़ता जाता। कई बार चौधरी करामत उसे बिठाकर वो कलाम सुनाने का कहते थे, और जिस दिन वो चौधरी करामत को कलाम सुनाता, उस दिन सुबह सवेरे ही जैसे उसका दामन दानों से भर जाता। वो गांव को कुछ न कुछ देकर ही रुखसत करते। गांव के माशकी के लिए कभी हवेली का दरवाजा बंद नहीं हुआ था। ये जैसे उसके काम और ओहदे की तकरीम थी। लीरा दी गल कफनी पाके, दिल सा संग फकीरा हो, मंग बगदाद दे टुकड़े बाहू, करसा मीरा मीरा हो। अंदर किसी कमरे में मर्दान खाने में जाने के लिए तैयार होते हुए
चौधरी करामत के सीने पर गामू के कलाम ने जैसे सीने पर हाथ डाला था। चौधराइन को 4 महीने हुए थे फौत हुए, और जब से वो गई थी चौधरी करामत का अंदर बाहर ही बदल के रह गया था। गामू की आवाज उसको अंदर बाहर से यूं फरोल रही थी जैसे दानों को साफ करने के लिए उनमें हाथ फेरती किसी की उंगलियां। चौधरी करामत ने शीशे के सामने खड़े अपनी आंखों को रगड़ कर खुश्क किया था, और फिर कुल्ला सर पर जमाते हुए उसने अपने मुलाजिम को आवाज दी थी, गामू की छाछ की घड़ोली देना आज दानों के साथ। उसका मुलाजिम ताबेदारी से बाहर लपका। चौधरी करामत की हवेली में कई दिन से सफेदी हो रही थी। उसके इकलौते बेटे की शादी की तैयारी थी, जो चौधराइन की जिंदगी में शुरू हुई थी और अब उसके जाने के कई महीने बाद दोबारा शुरू हुई थी। ए तन मेरा चश्मा होवे, मुर्शिद वेख न रज्जा हो, मुर्शिद दा दीदार है बाहू, लख करोड़ा हज्जा हो।